के डीजी स्कूल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्वनि के बारे में। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और कंपन क्या है। इन तीन चीजों को हम आज की वीडियो में जानेंगे। प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात तक कई प्रकार की आवाजों को सुनते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते होंगे तो अपनी घड़ियों में बजने वाले अलार्म को या अलार्म की आवाज को आप सुनते होंगे। उसके बाद जब आप उठते होंगे तो घर के अन्य सदस्यों, अपने माता पिता, भाई बहनों की आवाजों को आप सुनते होंगे। इसके अलावा बाहर सड़क पर चलने वाले वाहनों की आवाजें, उनसे निकलने वाले हॉर्न की आवाज को आप सुनते होंगे। पक्षियों की चहचहाट, मंदिर में बजने वाले घंटियों की आवाज, कई तरह की आवाजों को आप सुनते होंगे। जब आप विद्यालय जाते होंगे और आपके विद्यालय में जब कक्षाएं बदलती होंगी या जब आपके विद्यालय में सुबह के समय मॉर्निंग असेंबली का समय होता होगा, उस समय आपके विद्यालय में घंटियां बजती होंगी और घंटी के आवाज को आप सुनते होंगे। तो कहने का मतलब है कि सुबह से लेकर रात तक आप कई तरह की आवाजों को सुनते हैं। तो यह आवाज क्या है? यही आवाज तो ध्वनि है। मैं यहां कह रहा हूं और मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं। तो यह आवाज क्या है? यह आवाज ध्वनि है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहां हम लोग अगर बात करें कि ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। यह ध्वनि या यह जो आवाज है, इसी को हम अपने कानों में सुनते हैं और हमारे कानों में यह सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। यह ध्वनि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्वनि के कारण ही हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर पाते हैं। यदि अभी मैं आप लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर पा रहा हूं, मैं यहाँ बोल रहा हूं और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो यह क्यों हो पा रहा है? यह इसी ध्वनि के कारण हो रहा है। ध्वनि के कारण हम एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर पाते हैं और एक दूसरे के समक्ष अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसलिए ध्वनि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम यह जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है या ध्वनि का स्रोत क्या है। तो ध्वनि हमेशा कंपित वस्तुओं से या कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। कंपित वस्तुएं या कंपायमान वस्तुएं, कंपित वस्तुएं या कंपायमान वस्तुएं, ये वस्तुएं जो होती है ये ध्वनि का स्रोत होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। कंपित वस्तुएं या कंपायमान वस्तुएं जो है वही ध्वनि का स्रोत होती है और उन्हीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु से यदि ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब उस वस्तु में कंपन हो रही है। आप सबों ने साइकिल चलाई होगी और जब आप साइकिल की घंटी को बजाते हैं, उस समय आप घंटी के ऊपर अपनी हथेली को रखिए, आप क्या अनुभव कीजिएगा? आप घंटी का जो ऊपर कवर है उसके ऊपर जब आप हथेली को रखिएगा तो आपको एक प्रकार के कंपन की अनुभूति होगी। लेकिन जो ही आप हाथ को रखिएगा वह कंपन बंद हो जाएगी और आवाज आनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा जब साइकिल की घंटी नहीं बजती रहेगी, उस समय आप जब उस पर हाथ को रखिएगा तो किसी प्रकार के कंपन की कोई अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि हमेशा कंपित वस्तुओं से ही या कंपायमान वस्तुओं से ही निकलती है। यहाँ मैं कुछ आपको गतिविधि करके भी मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताता हूं कि ध्वनि हमेशा कंपित वस्तुओं से या कंपायमान वस्तुओं से निकलती है, या कह सकते हैं कि कंपित वस्तुएं या कंपायमान वस्तुएं ध्वनि की स्रोत होती है।
यहाँ हम दिखा रहे हैं, हमारे पास आप यहाँ देखिएगा, मैं एक धातु की बनी हुई मैंने एक ग्लास ली हुई है। अब इस ग्लास में मैं इस पेंसिल से टक्कर मारूंगा, आप इससे निकलने वाली ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब मैं पेंसिल से इस ग्लास में मैं टक्कर मार रहा हूं तो एक गूंजने वाली आवाज निकल रही है। यह गूंजने वाली आवाज क्यों निकल रही है? इसलिए निकल रही है कि इस ग्लास की जो दीवार है उस पर कंपन हो रहा है, और उस कंपन का कारण है पेंसिल के द्वारा मारी हुई टक्कर। अब इसी को यदि ये कंपन शुरू हुआ और मैं इसमें हाथ रख देता हूं उसके ऊपर, तो यह कंपन बंद हो जाती है, और कंपन बंद होते ही आवाज आनी बंद हो जाती है। तो इस गतिविधि से भी यह सिद्ध होता है कि ध्वनि कंपायमान वस्तु से निकलती है, गूंजने वाली आवाज निकल रही है। लेकिन अभी जब मैं ग्लास को नीचे से पकड़ा हुआ हूं, उसमें इस आवाज में कुछ अंतर है। इसी आवाज को जब मैं यहां रख देता हूं टेबल के सतह पर, और तब इस पर मैं टक्कर मारता हूं, तो इस समय जो आवाज है वो अधिक गूंजती है, यानी कंपन अधिक होती है। अब मैं एक दूसरे गतिविधि को आपको दिखाता हूं। यहां मैंने एक पेंसिल बॉक्स मैंने लिया है, इसे आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये पेंसिल बॉक्स है। इस पर मैंने रबर बैंड को लगाया हुआ है, और रबर बैंड, तने हुए रबर बैंड के दोनों किनारों पर मैंने एक एक पेन लगा दिया है। यहां मैं एक रबर बैंड भी लगा सकता था, लेकिन 2 या 3 रबर बैंड लगाने का मुख्य कारण यह है कि जब मैं रबर बैंड को प्लग करूंगा, जब मैं इसे खींचूंगा, तो उसमें यह कलम नीचे नहीं गिरे। अब मैं इस रबर बैंड को बीच से खींचूंगा और आप इससे निकलने वाले ध्वनि को सुनिएगा। ये बहुत साधारण गतिविधि है। इसके पहले जो मैंने ग्लास का गतिविधि आपको दिखाया, या अभी मैं पेंसिल बॉक्स और रबर बैंड की गतिविधि को दिखा रहा हूं, ये सभी गतिविधि आप खुद से अपने घरों पर भी कर सकते हैं और कंपन को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ जब मैं रबर बैंड को खींच रहा हूं तो एक भनभनाहट की आवाज आ रही है, भन की आवाज आ रही है, एक भन की आवाज आ रही है। ये हो सकता है कि ये आवाज आपको उतनी स्पष्ट नहीं सुनाई पड़े, लेकिन जब इस गतिविधि को आप अपने घरों में कीजिएगा तो इस आवाज को आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। एक भन की आवाज आती है, और ये आवाज क्यों आती है? क्योंकि रबर बैंड में कंपन होता है। रबर बैंड में जब रबर बैंड को मैं खींच कर छोड़ता हूं तो इसमें एक कंपन होता है, और इस कंपन के कारण यह ध्वनि जो है, यह जो आवाज है, यह निकलती है। तो इस गतिविधि से भी हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्वनि हमेशा कंपित या कंपायमान वस्तु से निकलती है। आप एक और गतिविधि अपने घरों में कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यदि एक रबर बैंड को हम अपने मुंह में, दांत दोनों ऊपर और नीचे के दांत के बीच में एक रबर बैंड को लें और दांत से उसे दाबें, और एक हाथ से, बाएं हाथ से उस रबर बैंड को हम खींचें, और बाएं हाथ से जब उस रबर बैंड को हम खींचेंगे, रबर बैंड का एक किनारा हमारे दांतों के बीच है, दूसरा किनारा हमारे बाएं हाथ में है, और उसको खींचने के बाद यदि दाहिने हाथ से उस रबर बैंड को हम बीच में खींचकर छोड़ देंगे तो वहां पर भन की आवाज आएगी और रबर बैंड में कंपन होगा। उस कंपन को आप स्पष्ट देख सकते हैं, और वहां भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि हमेशा कंपित या कंपायमान वस्तुओं से निकलती है। एक छोटी सी गतिविधि मैं आपको एक और दिखा रहा हूं। यहां मैंने एक थाली लिया है, और उस थाली में मैंने रंगीन जल को लिया है। मैं रंगीन जल नहीं भी ले सकता था, लेकिन रंगीन जल लेने का कारण यह है कि इसमें जो हलचल होगा, जब मैं इस पर टक्कर मारूंगा और टक्कर मारने के बाद इससे आवाज आएगी, और इसमें एक हलचल होगा, एक डिस्टरबेंस होगा। उस डिस्टरबेंस को, उस विक्षोभ को, या कह सकते हैं कि उस तरंग को आप देख सकें, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब इसे मैं एक टक्कर मारता हूं, और आप इसमें होने वाले पानी के बीच जो तरंग बनेगा, जो वेव बनेगा, उस पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जब मैं इस पर टक्कर मारता हूं तो क्या होता है कि पानी के बीच एक तरंग बनता है। वह तरंग इसलिए बनता है कि थाली के दीवारों के बीच कंपन होता है, थाली के दीवारों में कंपन होता है, और उस कंपन के कारण इसके अंदर जो पानी है उसमें रिपल यानी वेव यानी तरंग बनता है। तो यह तरंग क्या दर्शाता है कि थाली की दीवारों में कंपन हो रहा है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि वाइब्रेटिंग बॉडीज यानी कंपायमान वस्तुओं यानी
कंपित वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ये जाना कि ध्वनि क्या है और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, जिसमें हमने यह जाना कि ध्वनि कंपित या कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अब हम कह सकते हैं कि कंपन क्या है, व्हाट इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन यानी कंपन क्या है, किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूं और मेरी आवाज को आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि मैंने जो बोला वह आवाज उड़कर या उछलकर आप तक चले गया, ऐसा कभी नहीं है। होता क्या है कि जब मैं बोल रहा हूं और मेरी जो आवाज निकल रही है उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे और आपके बीच में एक माध्यम है। वह माध्यम क्या है, हवा है यानी वायु है, और वायु में बहुत सारे कण हैं। तो जब विक्षोभ या वेग या तरंग उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूं तो हमारे बीच जो माध्यम है, माध्यम के वह कण जो हमारे आवाज के संपर्क में आ रहे हैं उनमें एक कंपन हो रहा है। कंपन मतलब आगे पीछे या ऊपर नीचे गति। और जब उस कण में कंपन हो रहा है, वह अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे और आगे अगल बगल कंपन कर रहा है, तो वह जो कण है वह अपने कंपन के कारण फिर अपने बगल वाले कण को वह डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब अपनी ऊर्जा को वह अपने बगल वाले कण में हस्तांतरित कर दे रहा है। फिर उसका बगल वाला कण जो है उसमें भी इसी तरह की गति होती है, मतलब उसमें भी कंपन होती है, और फिर वह अपनी ऊर्जा को फिर अपने बगल वाले कण में हस्तांतरित कर देता है। और इस तरह से ध्वनि जो है वह मुझसे होते हुए आपके कानों तक पहुंच जाता है। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि यदि हम मोबाइल की आवाज सुनते हैं, यदि हम टेलीविजन की आवाज सुनते हैं, यदि हम रेडियो की आवाज सुनते हैं, तो वहां पर कंपन कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा, या यदि आपने अनुभव नहीं किया है तो आप अपने घर के अगल बगल किसी मैकेनिक के दुकान पर यदि आप चले जाएंगे, जहां पर कि वस्तुओं को खोलकर मरम्मत का कार्य किया जाता है, वहां बहुत सारे स्पीकर रखे होते हैं। जब उस स्पीकर पर आवाज निकलती है तो वहां पर आप हाथ रखकर देखिएगा, उस स्पीकर पर कंपन होता है। चाहे वो स्पीकर कहीं पर भी, वो स्पीकर मोबाइल फोन पर भी होता है, वह स्पीकर रेडियो में भी होता है, टेलीविजन में भी होता है, हर जगह होता है, और वहां पर कंपन होता है, और उस कंपन के कारण जो है ध्वनि निकलती है। हम बहुत सारे वाद्य यंत्रों को देखते हैं, हम सितार को देखते हैं। सितार में क्या होता है, तार जो है वह तना हुआ होता है, और उस तने हुए तार को जब खींचा जाता है तो उसमें कंपन होता है, और उस कंपन के कारण आवाज निकलती है। इसी तरह से जब ढोलक या तबले के ऊपर जो चमड़े की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर यदि आघात किया जाता है तो उस झिल्ली में या उस चमड़े का जो मेम्ब्रेन है उसमें कंपन होता है, और उस कंपन के कारण आवाज निकलती है। तो हर जगह बांसुरी में कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि कंपन कहाँ हो रहा है, लेकिन बांसुरी में क्या होता है, एक खोखला पाइप होता है, और जब उसमें हम हवा फूंकते हैं तो हवा का वायु का स्तंभ होता है, और वायु के स्तंभ में कंपन होता है, और उस कंपन के कारण उसमें आवाज निकलती है। वाद्य यंत्र भी बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे वाद्य यंत्र में झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे वाद्य यंत्र में वायु स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। अब यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि मैं सितार के तार को खींचता हूं तो तार में कंपन होता है और उससे ध्वनि निकलती है। वास्तव में वह कंपन केवल तार में नहीं होता है, वह सारे वाद्य यंत्र में वह कंपन होता है, और तब उस कंपन से ध्वनि निकलती है। यही बात ढोलक या तबले के साथ होती है। जब उसके झिल्ली पर आघात किया जाता है तो झिल्ली के साथ साथ पूरे ढोलक या तबले में कंपन होता है, और तब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरे वाद्य यंत्र में यह कंपन होता है, और इसके कारण हम आवाज यानी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्वनि के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, और कंपन क्या है। ये तीन चीजों को हमने जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।